सर फ्यूचर क्या देखते हो आप यूट्यूब का? मैं ना यूट्यूब को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बनिए। आज यूट्यूब बंद भी हो जाएगा ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। एक तीसरा प्लेटफॉर्म आएगा, मैं वहाँ ग्रो कर लूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं संदीप महेश्वरी जी के शो में था। कोई भी बिगनर को आज स्टार्ट करना हो तो यूट्यूब अच्छा है या इंस्टाग्राम? कई लोग मुझसे पूछते हैं हम अपना करियर बनाना चाहते हैं इस चीज़ में। मैं कहता हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये कोई करियर है ही नहीं। सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन चालू किया है और वो सक्सेसफुली 2-3 साल 4 साल तक संभाल पा रहे। Right. मतलब 100 जन में से सिर्फ 8 जन ऐसे हैं। तो ये बाकी के लोग क्यों क्विट कर जाते हैं और क्या गलतियां कर रहे हैं? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्या ज़्यादा व्यूज़ ले आना इम्पॉर्टेंट है, वायरलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या बहुत पैसा कमा लेना क्विकर टाइम में। मुझे ऐसा लगता है सर तभी का टाइम अलग था जब यूट्यूब पे लोग चालू करते थे, अच्छा ग्रोथ मिलता था, Right. लोग क्विकली आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है, यूट्यूब की जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। बिल्कुल भी नहीं सर। आज के टाइम पे ग्रो करना बहुत आसान है। सबसे पहले जी सो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू पॉडकास्ट है। आज हम अमरीश भाई के साथ हैं जिनको हम इतने टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी यूट्यूब चैनल से सीखी है और आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं उनके साथ में बैठा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पॉडकास्ट में डिस्कस होने वाली है और हमारे व्यूअर को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है आपसे। थैंक यू सो मच विरल भाई कि इट्स अ मैं अभी आपसे जस्ट कुछ दिनों में ही मिला हूँ और सच बताऊँ मुंबई में कई बार आया हूँ, लेकिन दिस टाइम बहुत मज़ा आ रहा है और यू आर सच अ गुड गाय सीरियसली। जितना कम समय में आपको जान पाया हूँ, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो और डेफिनेटली आज का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया जाने वाला है। सर ये सारी चीज़ें इनकम के बारे में ना आपसे बात करने में तो सच में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत सारे क्रिएटर जिनको आज हम देख रहे हैं कि एकदम टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनको आपने स्क्रैच से देखा है। शायद उन्होंने अपना यूट्यूब का जर्नी आपके सामने शुरू किया रहेगा। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जी। वैसे तो उनका मुझे देखना है कि उन्होंने किस तरीके से प्रोग्रेस किया और आज महीने का कितना कमा रहे हैं, अगर किसी का पता हो। मैं एक नाम ले लेता हूँ, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जब क्योंकि पहली बार जब मेरे पास आए उन्होंने कहा सर मैं 12वीं में आपकी वीडियोस देखता था, फिर आपने वी मे क्रिएटर्स चैनल शुरू किया तो हमने यूट्यूब पे कैसे यूट्यूबर बने, कैसे करें, मैंने शुरू किया। सर आज सिर्फ वो आप सोचिए पूरे भारतवर्ष में 10वीं के कितने बच्चे हैं, वो सिर्फ बिहार बोर्ड को, सिर्फ बिहार के बच्चों को 10वीं का मैथ्स पढ़ाते हैं। उसमें से एडसेंस तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कोर्स सेलिंग का मतलब वो पढ़ाते हैं। टिकट साइज़ बहुत छोटा होता है क्योंकि ना भारत में ना लो टिकट साइज़ बहुत पॉपुलर है। इसमें मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। लो टिकट और हाई टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लो टिकट लेके आओगे ना, लोग आपको भगवान समझते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि लोगों की हेल्प कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। लो टिकट साइड लोग ओपन ही नहीं करते हैं। 100 रुपये का कोर्स अगर कोई खरीदता है ना तो 3 प्रोसेस अगर उसमें करना है ओपन का, कोई ओपन नहीं करता। लोगों को लगता है सर क्या ज़बरदस्त, आप 100 रुपये में कोर्स दे दिए, भगवान है सर आप तो सर फ्री में बांट रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोगों ने उसका कोर्स ही नहीं देखा। बट अगर कोई 50,000 का कोर्स वही सेल करता है तो लोग उसका ओपन करते हैं, फिर देख कहता है यार ये तो यूट्यूब पे था, ये मैं वहाँ सर्च करके ढूंढ लेता या इस तरीके से मैं इसको फाइंड आउट कर लेता। तो रीज़न इज़ वाई टिकटिंग का भी भारत में गेम है, बट एकेड सेक्टर में इंडिया में लो टिकट साइज सक्सेसफुल है। फिजिक्स वाला लो टिकट में बड़ा गेम कर रहा है। तो आप सोचिए कि वो लोग सिर्फ 700-800 रुपये का मैथ्स का पूरे साल का कोर्स देते हैं और दे आर सेलिंग 1 करोड़ रुपए महीना। और ये मैं आँख से देखा हूँ और मुझे दिखाते हैं सर ये बन रहा है और ये रियलिटी। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली मैंने अभी 15-20 दिन में उसने मुझे दिखाया। देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं ये देश ले रहा हूँ क्योंकि लोग सबके बारे में जानते हैं। एक फाइनेंस क्रिएटर है, वो ट्रेडिंग सिखा के कमा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि एक टेलरिंग क्रिएटर महीने के 30 लाख रुपए कमा रहा है, जिसको अपने फ़ोन को वो डिवाइस बोलता है और मुझे कहता है अमरीश सर आपने जो जूम का मीटिंग लिंक भेजा है बस आपके ट्रस्ट पे ओपन कर रहा हूँ, नहीं तो आज तक इस डिवाइस में कोई चीज़ खोले नहीं है। वो ट्रस्ट पे। मैंने कहा सर अब वो कमा रहा है 30 लाख रुपये महीना। अब लोग पूछेंगे ना भाई कैसे कोर्स कैसे सेल कर ले रहा था वो। अब आप समझिए टेलरिंग क्रिएटर का क्या गेम है। अप सेलिंग बड़ी अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए आज आप मुंबई में, पुणे या बैंगलोर में ऐसी मेट्रो सिटी में देखेंगे तो जो अगर वाइफ है घर में तो आप उनसे पूछेगा, वाइफ है ना सर? हाँ। अब अपनी वाइफ से पूछेगा कि एक ब्लाउज का जो कि सिंपल से थोड़ा सा ऊपर है, जस्ट लाइक उसने मुझे एग्जांपल दिया कि प्रिंसेस कट है, कि कितना चार्ज होता है 1500 रुपये बैंगलोर में, ऐसा चार्ज करते हैं लोग। तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया अगर मैं यही 1000 रुपये में सिखा दूं
तो बहुत सारी लेडीज हैं घर में जो खुद सीख के और खुद ही बना लेंगी, और अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, एक लोगों को स्किल भी मिल गया रोजगार का, राइट। अब देखिए, अब किसी एक लेडी ने प्रिंसेस कट सीखा, अब ऐसे 50 कट हैं डिजाइनिंग में। अब आपने मुझसे 1000 रुपए का एक कोर्स लिया, अच्छा लगा, फिर आप अगला भी लेंगे, अगला भी लेंगे, अगला भी लेंगे, कितने मल्टीपल कोर्स ले सकेंगे आप मुझसे। सेल्फ लाइफ एक कस्टमर की कितनी लंबी आप समझ पा रहे हैं। तो वो लोग ये चीज सिखा के, टेलरिंग सिखा के लोग महीने का 30 लाख 40 लाख। एग्जाम्पल दूंगा, राजा रानी यूट्यूब चैनल जब मेरे पास आया, आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, शार्क टैंक से पहले मेरे ऑफिस में आए और वो हमारे साथ ऑन बोर्ड भी हैं। दे आर सेलिंग मैसिव। उस टाइम 60 लाख रुपीस पर मंथ उन्होंने बताया था, अब तो वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। क्या सिखाते हैं? ब्लाउज कैसे काटें। आप यूट्यूब पे लिखिएगा गला कैसे काटें, गला काटने वाले लोग नहीं आएंगे, आएंगे कौन से? ब्लाउज काटने वाले लोग। तो द थिंग इज कि ये है अपॉर्चुनिटी। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जो लोगों को नहीं पता है कि पैसे सच में इसमें बनते हैं, वो बन रहे हैं सर। आप एस्ट्रोलॉजर को देख लीजिए, आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजर दे मेकिंग लाइक, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, इतना पैसा बना रहे हैं यार। वो खुद कहते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अमरीश जी क्या बोल, कुछ भी बोल देते हैं कई बार यार, बड़े बड़े कहते हैं मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन सवाल इतने फुद्दू लोग पूछते हैं। अब एक 16 साल की लड़की ये पूछ रही है कि ये लड़का जो मुझे देखता है दूर से, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं। कहता अमरीश जी मेरी खुद की 20 साल की बेटी है, मैं क्या जवाब दूँ उसको यार। हर चीज़ का जवाब एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी है। सही है। तो लोगों के पास इंक्वायरी इतनी है, क्यों? क्योंकि उनके पास यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, और जो एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नहीं है सर, वो मक्खी मार रहे हैं, उनके पास एक क्लाइंट नहीं है। रियलिटी। सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब हर कैटेगरी के लिए स्पेस है यूट्यूब पे। भले आप वो ब्लाउज बना रहे हो, भले वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, भले कुछ भी कर रहे हो। मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें आती है, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आकर के अपने वीडियोस बनाकर अपलोड करो। थोड़ा सा एक प्लान कर गया ये, मैं थोड़ा अपनी तारीफ कर लेता हूँ कि आप वी मेक क्रिएटर चैनल एक बार देखिए कि सामने वाला बंदा क्या सिखा रहा है। मतलब थोड़ा सा प्लान करेंगे, यू मेक इट मनी। हर निश में मनी है, बिल्कुल आपने सही कहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इवन बिजनेस ओनर्स के लिए भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले मेरा अमन गुप्ता के साथ पॉडकास्ट हुआ था, तो उनको मैंने बोला था कि यार आपका तो ऑलरेडी बिजनेस है, तो फिर आप क्यों यहाँ पर यूट्यूब पे आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, लोगों को क्यों अपने बारे में बता रहे हो। तो ही वॉज लाइक कि जस्ट इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से मेरे बिजनेस का 100x का ग्रोथ हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो शायद यूट्यूब पे तो आ गए, लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं। इसमें क्या खाली यूट्यूब की एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना है, या किस किस तरीके से इनकम हो सकती है? अगर कोई भी आज नया क्रिएटर चालू कर रहा है, सोच रहा है कि हाँ यार मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी आकर अपने कंटेंट दूंगा, तो क्या उसको सिर्फ यूट्यूब की इनकम ही एक सोर्स है? पहले डिस्कस कर लेते हैं सर, कितने सारे सोर्स होते हैं यूट्यूब, अगर कोई यूट्यूबर बनता है। सबसे पहली चीज़ एडसेंस, जब उसके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, एडसेंस से उसकी रेवेन्यू आना शुरू हो जाती है, जो कि यूट्यूब उसको देता है। तो पहली हो गई। दूसरा, जैसे ही उसके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर निश में, और ब्रांड के रिकग्निशन में वो आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें बताते हैं, तो जो भी लाइक रिलेटेड टू B2B कंपनीज होगी, वो आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देगी कि सर हमारा एक प्रोडक्ट आप प्रमोट करिए ना। तो ये एक ब्रांड डील्स हो गई। किससे कितने पैसे मिलते हैं वो सेकेंडरी डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, जैसे ही थोड़ा सा यूट्यूबर मैच्योर और ग्रो होने लगता है, उसको लगता है क्यों ना यार मैं अपना खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट लेके आऊँ, क्योंकि आजकल इतने सारे लाइक SaaS प्रोडक्ट्स हैं। तो या तो कोई वो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म चालू कर देता है जहाँ पे वो मंथली बेस पे रेकरिंग रेवेन्यू लेता है, या फिर वो कोर्सेज का बिजनेस शुरू कर देता है कि चलो मैं जो कर रहा हूँ बिजनेस कोचिंग, मैं लोगों को बिजनेस कोचिंग दूँ। मैं योगा ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को योगा सिखाना शुरू करूँ। मैं अगर बच्चों को 10th क्लास की पढ़ा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दूं। अगर मैं कुकिंग कर रही हूं, तो मैं क्यों ना लोगों को डिजर्ट बनाना सिखाऊं। तो देयर आर सो मेनी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, उसकी वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड वे में अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं। फिर लोगों को लगता है, कई फैशन ब्रांड्स हैं जो लाइक फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लगता है क्यों ना मैं अपना मर्चेंडाइज शुरू करूँ, है ना, अपनी टी-शर्ट्स ले आऊँ, अपने क्लोथिंग कपड़े ले आऊँ। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। फिर जब आप इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड आके कहते हैं सर अप फ्रंट तो आप पैसा लीजिए ब्रांड से, लेकिन आप मेरा ना एफिलिएट लिंक तैयार करिए सर एक बार। वो कहता नहीं यार मेरे को पैसा दे दो बस तेरे एफिलिएट से मेरे को कोई मतलब नहीं। कहता सर कोई बात नहीं, आप पैसा भी ले लो, बट आप मेरे से एफिलिएट एक बार लिंक लगा देना नीचे। वो देखते हैं यार एक वीडियो से 50,000 दिया इसने ब्रांड का, लेकिन भाई एफिलिएट के थ्रू मेरा 1.5 लाख बन गया 3 दिन में। कहता सर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, पैसा मत दो, अब एफिलिएट करो मेरे साथ। मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जो महीने के 1-1 करोड़ रुपए
एक एक ब्रांड से एफिलिएट का लेते हैं, और मैंने ये आंखों से देखा है सिर्फ एफिलिएट से कितना बड़ा नंबर है एफिलिएशन का। तो ये एक रेवेन्यू सोर्स हो जाता है उनका। एंड छोटी छोटी चीज़ें और भी बहुत सारी वर्टिकल्स हैं, बट ये मेजर सोर्स है एक क्रिएटर के पैसे बनाने के। सर फ्यूचर क्या देखते हो आप यूट्यूब का? मतलब क्या अभी भी लोग इतना रेलेवेंस रहने वाला है? क्योंकि आज अभी कितने सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी आ गए, और जो हमारे मिलेनियल्स है जनरेशन, जेन जी जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब को थोड़ा कम प्रीफर कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा है, जैसे स्नैपचैट पे ज़्यादा है, या अभी तो लिंक्डइन इतना वापस अगेन ग्रो करना चालू कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है फ्यूचर यूट्यूब का क्या रहेगा? मैं ना यूट्यूब को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बनिए। आज यूट्यूब बंद भी हो जाएगा ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, एक तीसरा प्लेटफॉर्म आएगा, मैं वहाँ ग्रो कर लूँगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं संदीप महेश्वरी जी के शो में था तो मैं हमेशा लोगों को कहता था, मैं उनके शो में जब बैठा तो मैंने कहा इनके सामने ही बात कह देता हूँ। किसी ने सवाल पूछा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मैंने कहा देखो भाई, यूट्यूब वालों ने कहा कि अगर आप मोनेटाइज नहीं करोगे फिर भी आपके संदीप महेश्वरी यूट्यूब चैनल पे हम ऐड लगाएंगे। तो संदीप सर ने कहा, वो बाजू में बैठे ही थे, इन्होंने कहा तुम मेरा ऐड लगा दो, मैं दूसरा नया प्लेटफॉर्म खोल लूँगा। द थिंग इज़ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इंस्टा पे रील बनाइए, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालिए, या यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, आप हर जगह कंटेंट बना ही लेंगे। तो अगर एज अ जेनजी नए अगर आपको इंस्टाग्राम पसंद है आप बनाइए, बट उसमें कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं क्या उससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है। जब तक वैल्यू ऐड नहीं होगा लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे सर, ये रियलिटी है। तो आप कहीं पे भी रहिए एक्टिव, स्नैपचैट पे रहिए सर, आप लिंक्डइन पे रहिए, आप इंस्टा पे रहिए, आप यूट्यूब पे रहिए, बस वैल्यूज़ को डिलीवर करते रहिए। अपने जो मन में हो ना वो मत करिए, जो लोगों को चाहिए वो दीजिए, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। यहीं पर बहुत सारे क्रिएटर मिस्टेक करते हैं। लोगों को लगता है कि यार मैंने ये कंटेंट पीस बनाया ना, ये कितना अच्छा है यार, मुझे अच्छा लग रहा है, ये चलना ही चाहिए, और वो डालते रहते हैं। ये वो नहीं देखते कि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए। राइट। आपने बहुत करेक्टली बता दिया कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको डिसाइड करने दो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सर कहीं ना कहीं ये यूट्यूब इनकम रिलायबल तो नहीं है ना, सोर्स ऑफ इनकम। मतलब अभी चलो जब भी आप पिक पे चल रहे हो तभी अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंटेंट कुछ ना कुछ आपका रिलेवेंस गिरेगा और आपका इनकम गिरेगा, ऐसा कुछ होता है? सर ये रियलिटी है। मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर की बात करो तो दो टाइप के कंटेंट क्रिएटर हैं। एक वो जो एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी रिलायबिलिटी बहुत जल्दी गिरती है, लोग बोर हो जाते हैं उनसे। कोई दूसरी नई नाचने वाली लड़की आ गई जो उनको पसंद आ रहा है, ये रियलिटी है हर एक, जैसे बॉलीवुड में होता है। स्किल में थोड़ा सा क्या है, लोग लॉन्गर टर्म लेके चलते हैं, क्योंकि स्किल में वो हमसे आपसे सीखते हैं। उनके वहाँ फैंस होते हैं, हमारे क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, राइट। तो हमारा थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड है। Correct. इस लॉन्गर टाइम पीरियड में एक कंटेंट क्रिएटर इतने पैसे बना लेता है कि वो 40 की उम्र में सोचता है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, मुझे पहाड़ों में जीना है, जीवन जीना है ना। तो ये सब बातें 30 से ही शुरू कर देता है जीवन में। एट द एंड लाइफ का गोल क्या है, सुखी शांति से जीवन जीना। मैं आपको बताऊं, यही एक हर इंसान का गोल होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाना इट्स नॉट सॉल्यूशन। वो तो रैट रेस में आप भागते रहो ना, आगे मनी टंगा हुआ और आप दौड़ रहे हो। वो स्टोरी भी थी कि किसान को बोला कि भाई सूरज उगते वक्त तू भागना शुरू करेगा और सूरज ढलते तक तुझे यहाँ आना है। जितना दूर तू जा सकता है वो जमीन तेरी है। तो वो जब आधे तक गया, उसने देखा सूरज सर के ऊपर है, तो हमेशा उसके अंदर लालच आ गया कि बस एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और आते आते भागते भागते वो मर चुका था। तो एट द एंड की ये लालच पर नहीं करना है, हमें एक पैसा बनाना है और फाइनेंशियली फ्री जीवन होना चाहिए। कि आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे लाइफ में कितने पैसे कमाने हैं जिससे मैं लाइफ को फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं और मुझे मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम कभी ना आए जो मैंने फेस करी। मतलब आप सोच पा रहे हो निरल भाई कि आपने जब अपनी लाइफ में शुरुआत करी थी, जॉब करी थी, वहाँ जाके आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि आप अपने बच्चों को वहाँ भेजोगे। सोचते वक्त आपको डर लगता होगा। तो अब जो आप पैसा बना रहे हो सिर्फ उसके लिए, क्योंकि आपने तो बना लिया यार अपने लिए, मैंने तो बना लिया अपने लिए। करेक्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो हमने स्ट्रगल करी वो हमारे बच्चे ना करें। इन अ जॉब लाइफ में जॉब को बुरा नहीं बोलता, बट जॉब हमें लर्निंग्स बहुत देती है। बट जब आप 3 साल 4 साल 5 साल जब आप कर लो, तो जिनके साथ आप हो, जिनके साथ आप ओनर के साथ हो, आप उनसे डिस्कस करो कि सर मैंने ये 5 साल करा है, मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 महीने में कुछ अपना ट्राई करूँ। उनको भी प्रॉब्लम नहीं है कि चल यार तू अपने ऐसा एक बंदा लिया, तू भी ट्राई कर, जिससे मैं तेरी हेल्प कर सकूँ। मैंने कई ऑफिस के स्टाफ के साथ हेल्प करा है, एंड टू बी ऑनेस्ट आज वो कंटेंट क्रिएटर हैं, आज सक्सेसफुल इंस्टाग्रामर हैं और यूट्यूबर है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एक कनेक्शन। हाँ। तो इस बातों से किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि हम तो जॉब कर रहे हैं यार, हमें बंदा ऐसा बोल रहा है। बट ये रियलिटी है, तो प्रोसेस है ना, आगे बढ़ने का तरीका है। तो एट द एंड यही कंक्लूजन है सर कि
आप इतना कमा लेते हो कि आपको अप डाउन्स की जरूरत नहीं होती। डाउन भी इतना होता है कि बहुत से लोगों से आप ऊपर रहते हो। सो ट्रू, सो ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले से ही सोच लो कि आपको चाहिए कितना, उतना Right. मिल गया तो भाई Correct है। सेटिस्फाइड, फिर क्यों टॉप पे रहना है। क्योंकि पैसा फिर कमा के देगा ना आपको। कहते हैं पहला 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, अगला 10 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगला 100 करोड़ कमाना बहुत आसान है। मोतीलाल ओसवाल के जो फाउंडर हैं उनका बहुत सिंपल कहना है कि अगर आपने अपने 1 करोड़ को 25% से ग्रो करने लग गए तो 10 साल में ये बनेगा आपका 10 करोड़ और अगले 10 साल में बनेगा ये 100 करोड़। तो द थिंग इज कि पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो बिजनेस आप कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा पैसा आप वहीं से कमाते हैं, और ये स्पीड आपको 1 करोड़ बनाने में हेल्प करेगी। और फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1 को 10 और 10 को 100 करोड़ बनाने में आपकी हेल्प करेगी। सर फिर कोई भी बिगनर को आज स्टार्ट करना हो तो यूट्यूब अच्छा है या इंस्टाग्राम? बोथ आर प्लेटफॉर्म। कई लोग मुझसे पूछते हैं हम अपना करियर बनाना चाहते हैं इस चीज़ में। मैं कहता हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये कोई करियर है ही नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है आपके करियर को 10 गुना 100 गुना बनाने का। राइट। आप बिजनेस कोच थे पहले से, आपने बिजनेस किया, आपने प्रॉब्लम फेस करी, तब आपने अपनी जर्नी शेयर करी। वो जर्नी आप यूट्यूब पे शेयर करते वहां भी चलता। अब चलने की डेफिनेशन ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे मेरे हर रील्स पे 1 लाख व्यूअरशिप आ रही है और यूट्यूब पे 5000, तो यार इंस्टाग्राम इज बेटर, ऐसा नहीं है। नंबर्स सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। फिर तो आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे और हमेशा अपने आप को अनसक्सेसफुल मानेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस केस स्टडी में हर वीडियोस पे उनके मिलियंस व्यूज होंगे, तो आपको लगेगा यार अभी तो मैंने सक्सेस अचीव ही नहीं किया। तो दैट्स नॉट अ नंबर। तो रही बात कि सर कैसे शुरुआत की जाए, तो ये रियलिटी है छोटे छोटे स्टेप लेना। जैसे कि रील बनाना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू लॉन्गर वीडियो, तो शुरुआत हम वहां से कर सकते हैं। रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पे भी जाती है और इन अ शॉर्ट फॉर्म वो यूट्यूब पे भी जाती है, तो आप पहले इससे शुरुआत कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग के रिलेटेड सर आपका क्या व्यू पॉइंट है फ्यूचर का? अभी ना बहुत सारे जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के लोग जो बुक्स पढ़ते थे दे आर स्विच, क्योंकि उनको समझ आ गया कि यार एक बंदे ने 8 साल अगर जर्नी अपनी यूट्यूब पे कंप्लीट करी है ना, महात्मा जी पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर बनाए हैं, 1 मिलियन वीमेक पे बनाए हैं, तो अगर वो 2 घंटे में अपनी जर्नी कह पा रहा है ना, तो मैं सुनना चाहूँगा इसकी जर्नी कि इसने कैसे शुरुआत करी। कोई बिजनेसमैन, क्योंकि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम किताबें पढ़ रहे थे, और कहीं ना कहीं आजकल जब लोग अब ऑडिबल चीज़ें, विजुअल चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो कोई बिजनेसमैन जब आके बात करता है ना, वो रॉ बातें करता है, वो अच्छी बातें नहीं लिखता। वो कहता है यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको लगता है मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो पॉडकास्ट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जैसे पॉडकास्ट चल रहा है, जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उनका एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं पॉडकास्ट कर क्यों रहा हूँ। क्या मैं नेटवर्क के लिए कर रहा हूँ? दैट्स वेरी गुड। क्या मेरा जो कंटेंट है वो रिलेटेड टू मेरा पॉडकास्ट है? वेरी गुड। क्या जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरा मोटो बहुत कुछ सीखना है और मेरे को कंटेंट बनाना है, क्योंकि मैं खुद लोगों को वैल्यूज़ डिलीवर नहीं करता। मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर से, क्रिएटर से ऐसे कुछ बातें निकाल देता हूँ जो लाइफ में लोगों की वैल्यू ऐड करती हैं। तो लाइक मोटो क्लियर होना चाहिए कि मुझे कर क्यों रहा हूँ मैं पॉडकास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 क्रिएटर्स बड़े कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है पॉडकास्ट और फ्यूचर तो है ही सर। बुक्स को रिप्लेस करके लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे प्रीमियर का फीचर है, लोग लाइक वीडियोस म्यूट करके ऑडियो चल रहा है, सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हैं, रात को सो रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है और वैल्यूज़ मिलती हैं। टाइम स्टैम्प आ गया, हम सब डाल देते हैं यहाँ पे ये चीज़ है, तो लोग पेज वाइज, जैसे हम चैप्टर होता है ना, चैप्टर वाइज उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग, पॉडकास्ट का फ्यूचर है आगे। जस्ट मैं स्टैटिस्टिक्स एक जगह पर पढ़ रहा था जी, तो उसमें मुझे सामने आया फैक्ट, मैं खुद भी इसमें शॉक हो गया। वो बोल रहे कि सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन चालू किया है और वो सक्सेसफुली 2-3 साल 4 साल तक संभाल पा रहे, अच्छे फॉलोवर बेस बना पा रहे। Right. मतलब 100 जन में से सिर्फ 8 जन ऐसे हैं। तो ये बाकी के लोग क्यों क्विट कर जाते हैं और क्या गलतियाँ कर रहे हैं? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्या ज़्यादा व्यूज़ ले आना इंपॉर्टेंट है, वायरलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या बहुत पैसा कमा लेना क्विकर टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन यूट्यूब, इन अ बिजनेस फील्ड ऑल्सो। मतलब जेफ बेजोस की एक बात थी कि अगर आप अपने बिजनेस में 10 साल तक बने रहे तो यार आप पैसा बना लोगे। इसलिए आप जितने भी स्टार्टअप्स आप देख रहे हो दे आर लॉस मेकिंग कंपनीज, बट इनकी वैल्यूएशंस बढ़ती जाती है। रीज़न इज़ वाई, क्योंकि ये मार्केट को एक्वायर कर रहे हैं, इनको समझ आ रहा है कि अगर ये लॉन्गर टर्म में रहे तो ये पैसा बना लेंगे। तो सेम क्रिएटर्स के साथ भी है। मुझे लगता है क्रिएटर को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने आप को कंसिस्टेंट बने रहना इंडस्ट्री में। अगर मैं
आपको थोड़े अपने बारे में बताता हूँ। इन 8 साल हो गए मुझे अपने जीवन में। मैं हमेशा सोचता था स्टार्टिंग में, यार मैं वायरल कब होऊंगा, मैं वायरल कब होऊंगा, बट मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उन जितने भी क्रिएटर्स जो 2016 में वायरल थे, बहुत से गायब हो गए। 2016 में नए आए, वो भी गायब हो गए। 17 में आए, अचानक सब जगह दिखने लग गए, गायब हो गए। 18 में यही हाल था, 19 में यही हाल था, सेम आज 24 में बैठे हैं, यही हाल है सर। तो मुझे लगता है यार, वो मुझे मार्केट से बाइंड अप होके गायब नहीं होना, मार्केट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बने रहने की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला अपने आप को एजुकेट करना। आप समझो ना कि कभी कोई इंसान यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम क्या है, हमारी एक दुकान है। आप समझो एक शॉप तो है जो हमें पैसे बना के दे रही है अल्टीमेटली। आज हर यूट्यूबर पैसे बनाता है, हर इंस्टाग्राम पैसे बन रहे हैं, तभी हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम इसकी वैल्यू कदर नहीं करते, एक टाइम के बाद बंद कर देते हैं, सोचते हैं ऑटोमेशन बिजनेस है। बट आप सोचो ना, आपकी अगर एक शॉप होती तो आप क्या करते? शाम को जाते वक्त ताला मारने के बाद है ना, घर जाके दिमाग लगाते, माल कहाँ से लाना, धंधा कहाँ से लाना, कस्टमर क्या आएगा। तो द थिंग इज, यूट्यूब चैनल इज योर बिजनेस, ये आपकी शॉप है। यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट कैसे रखूँ, ये कस्टमर आए और जो बोले वो प्रोडक्ट मेरे पास हो। तो कस्टमर इन द सेंस व्यूअर जब आपके चैनल पे आए और आपको वो वीडियो मिल ही नहीं रही है उसके रिगार्डिंग, इसलिए लोग बात करने लग गए, निश रिलेटेड काम करो, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो मेरा एट द एंड यही कहना है कि आपको कंसिस्टेंट बने रहना है यूट्यूब पे, ये मोर इम्पॉर्टेंट। सर टीम के बारे में मुझे जस्ट पूछना है कि अगर आज कोई नया क्रिएटर है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो सारा काम वो खुद करेगा। आपने भी स्टार्टिंग में आई एम वेरी श्योर खुद किया रहेगा। सारे काम खुद किए। हाँ लेकिन बाद में कब आपने टीम को हायरिंग करना चालू किया? और पहले अगर मैं नया क्रिएटर हूँ तो मुझे पहला हायरिंग किसको करना चाहिए और किस तरीके से मुझे मेरी टीम बनानी चाहिए? 2 पार्ट में इसको बताऊंगा। स्टार्टिंग में ना टीम वगैरह की बहुत ज़रूरत थी कि चलो टीम बिल्ड करते हैं, तभी आप बिजनेस यूट्यूब पे ग्रो कर पाओगे। बट अब ऐसे ऐसे निश हैं जहाँ पे ज़्यादा बड़ी टीम नहीं चाहिए अगर आपको करोड़ों रुपए भी कमाने हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं, फाइनेंस के क्रिएटर्स हैं, जो महीने का 1 करोड़ का कोर्स का धंधा सेल करते हैं और 3-4 भाई लोग ही घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं और बना रहे हैं। तो अब बात आती है टीम। सबसे पहले टीम में किसकी ज़रूरत होती है? एडिटर की, कि वहाँ पर आपका टाइम बहुत जाता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको एक एडिटर हायर करना है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करिए कि देख मेरा टेस्ट ये है और मुझे ऐसी एडिटिंग चाहिए। फिर आपको किसको हायर करना है? एक थंबनेल को। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपका बहुत सारा समय चला जाता है। अगर ये बच जाएगा तो आप कहाँ कहाँ दे पाएंगे? आप कंटेंट पे दे पाएंगे, डिलीवरी पे दे पाएंगे, आप नेटवर्किंग पे दे पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद तो डेफिनेटली आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप सेल्स टीम हायर कर लीजिए, आप अकाउंट्स के बंदे हायर करने पड़ेंगे क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं, तो आप सपोर्ट के लोग रखने पड़ेंगे आपको बिजनेस में, तो लाइक ग्रोथ के लोग रखने पड़ेंगे बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें तो आगे की बात है। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको एक थंबनेल और एक एडिटर तो चाहिए ही चाहिए। क्रिएटर को अपना जो डाउनफॉल वाला टाइम है उसको और लंबा करना हो कि नहीं यार मुझे और रेलेवेंट रहना है, तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? देखिए सर, रेलेवेंट की कोई डेफिनेशन नहीं, कहता ना एक मिथ है। अच्छे कंटेंट की ये एक मिथ है सर। अच्छे कंटेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपका अपना बेस्ट देना। जैसे थंबनेल बनाता है, वो 10 मिनट में भी बना के दे देगा, आप उस पर 10 घंटे भी लगा दो। तो फिर बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट है कि आपका खुद का सेटिस्फैक्शन, कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मैं बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो जब कहते हैं ना कि जब आपका डाउनफॉल आए, और हर एक बंदे का डाउनफॉल होता है सर, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने व्यूअर्स के लिए एक चाम हो जाते हैं। जैसे अभी आप बाहर निकले या हम बाहर मिले तो अरे अब महात्मा जी टेक्निकल, उसका दिल धड़कने लगता है क्योंकि वो रोज़ देख रहा है। तो जब रोज़ आप किसी की एक बार बार देखेंगे ना चीज़ें, तो उसके लिए उसका यूटिलिटी कम होता है। जैसे कपिल शर्मा शो है सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, भारत के 60% लोग कपिल शर्मा अब ऐसे देखते हैं। वहाँ जोक चल रहा है लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं, मन में हंस रहे हैं अब बस, क्योंकि हमने बहुत बार देख लिया कपिल शर्मा शो। लेकिन जो पहली बार कपिल को देख रहा होगा, हर जोक पे हंसेगा वो। हंस तब भी रहे हैं जब हमने पूरा बहुत सारे देख लिया, लेकिन कहाँ हंस रहे हैं? मन में हंस रहे हैं। यूटिलिटी कम हो गई उसके रिगार्डिंग। तो सिंपल थिंग इज कि आपके डाउनफॉल आएंगे, बट आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में हार गए या अब आप में वो बात नहीं रही। सर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जब आप टॉप पे चले जाते हो, टाइम दे देते हो, तब आप ना वो चीज़ नहीं कर पाते जब आपने कम टाइम पे किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब गंगा हिमालय से गिरती है ना सर, तो उसमें गहराई नहीं होती, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि अब आने सामने बड़े बड़े पत्थर को भी हिला देती है। और जब कुछ टाइम बाद जब उसमें गहराई आ जाती है तो पत्थर वैसे ही रहता है, उसको छूते हुए बहती हुई चली जाती है। तो एट द एंड की आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है, उस टाइम पे चीज़ें बदल जाती हैं। उस टाइम पे आप एडिटिंग नहीं कर रहे होते, आप थंबनेल नहीं बना रहे होते, आप कंटेंट नहीं लिख रहे होते, आपकी टीम लिख रही होती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बेस्ट होगा क्योंकि 4 लोग लग गए हैं। बेस्ट तो मिथ है। करेक्ट जी।
सर आपने तो इतना एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक आपने शुरू किया तभी टेक्निकल चीज़ें सिखाना स्टार्ट की, जी, टेक्निकल टॉपिक्स के राइट, ऊपर राइट। बनाया, फिर आपका मैंने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में भी देखा, फिर आप क्रिएटर कम्युनिटी को भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हो। तो आपका क्या एडवाइस है कि एक क्रिएटर को एक टॉपिक को ही पकड़ के रखना चाहिए या अलग अलग निश में ट्राई करना चाहिए? वो डिपेंड करता है सर टाइम टू सिचुएशंस कि आप किस प्रोफेशन में हैं। जैसे मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, क्या वी मेक क्रिएटर्स, जहाँ पे हम लोग क्रिएटर्स की हेल्प करते हैं कम्प्लीटली, उसकी एक टीम है, हम लोग काम करते हैं। दूसरा मेरा है एक महात्मा जी टेक्निकल, जहाँ पे हम पहले मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे, करियर काउंसलिंग की वीडियोस बनाते थे, फिर धीरे धीरे हमने ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस बनाई। अब मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस तो लाऊं ना। मैं हमेशा वही कंटेंट बनाऊंगा, लोग बोर हो जाएंगे। तो आपको अपनी भी लर्निंग्स इंप्रूव करनी है। तो मेरे को लगा कि मेरे सामने ना 3-4 सेगमेंट थे महात्मा जी आज से 1 साल पहले। एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं पैसा भी देखता हूँ सर, कि मुझे पैसे भी तो कमाने ना, एट द एंड मनी इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी मुझे जाना चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए। फाइनेंस में भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो मुझे लगा मेरा रूट क्या है। मेरा रूट था, मैं सीए ड्रॉप आउट हूँ, 12 साल 10 साल मैंने अकाउंट्स पढ़ाया है बच्चों को पूरा बैठ के, है ना। कंपनी शेयर्स, तो हमारा शेयर्स तो चैप्टर ही हुआ करता था, पूरी हमने अलॉटमेंट से लेके पूरा फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल तक ले गए, बैलेंस शीट बनाई कंपनी की बैठ के पूरा पेन पेपर पे। तो मैंने कहा जब मैंने ये चीज़ करी है तो क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। तो मैंने सर सीखना शुरू किया, लर्न अ लॉट। लास्ट 1 साल में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। तो हमेशा आपको अपने अंदर, इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको ना नए काम करने में मज़ा आता है। हर बार एक ही निश पे काम करना वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आपको लगे कि यार मैं खुद इससे बोर हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी तो मैच्योर हो रही है ना। हर बार जो बच्चे मुझे मिलते हैं कहते हैं साहब 10वीं में था, आज वो ग्रेजुएट हो चुका है, तो मुझे उसके लिए भी तो कंटेंट देना है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर है, जो यूट्यूब का चैनल राइट, क्रिएट करके अपना कंटेंट बनाना चालू कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे आ गए हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोअर बेस हो गए, लेकिन उनको बिजनेस बनाना है। तो वो बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट के ऊपर शुरू कर सकते हैं? सर 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहला है फिजिक्स वाला अलक पांडे। हाँ। 2016 के शुरुआत में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। आप उनकी पहली वीडियो देखिएगा, जब वो कैमरे के सामने थे ना, तो लाइट से उनकी परछाई पूरी डिजिटल बोर्ड था ही नहीं, वाइट बोर्ड पे आता है, और पसीने से लथपथ हैं और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सर उस टाइम अगर कोई इंसान कहता कि बेटा तू आगे चल के 12-13 हज़ार करोड़ की कंपनी बना लेगा, तेरे ऑफिस में 12,000 स्टाफ बैठेंगे, वो खुद भी नहीं मान पाता कि क्या ये यूट्यूब चैनल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बना पाऊँगा। सर वो एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि पर्सनल ब्रांड ने एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दी इंडिया में। आप देखिए अनअकैडमी, रोमन सैनी, मैं पर्सनली इन लोगों से मिला हुआ हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैंने उसी टाइम में शुरुआत करी। सर ये एक यूट्यूब चैनल था, गौरव मुंजाल और रोमन, इन्होंने बिल्कुल समझा कि आगे चल के डिजिटल का कितनी पावर है, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू करे। तो एज अ इंडिविजुअल बिजनेस ओनर आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्सनल ब्रांड से कस्टमर मेरे पास आता है, वो खिंचा हुआ आता है। मुझे कई फाउंडर्स मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लोजली वर्क करता हूँ क्लास प्लस के साथ। तो मुकुल जो है उनके फाउंडर, वो इंस्टाग्राम पे बड़ी अच्छी रील डालते हैं और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, एम्प्लॉय के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, क्योंकि दे मेकिंग बिग बिजनेस। क्लास प्लस एक 4,000 करोड़ की कंपनी है और उन्होंने इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऑब्वियसली कुछ बिल्ड किया एक यंग लड़के ने। तो वो कहता है अमरीश जी एक चीज़, मैंने कहा यार, कहता अमरीश जी रील बनाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को डिवोट हूँ क्लास प्लस के लिए। मैं इस ब्रांड के अलावा कोई और ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकता, ये मेरे लीगल टर्म्स है, इस तरीके से मुझे बता रहे थे। तो मैंने कर क्यों रहे हो आप इतनी मेहनत? इसलिए कि जब मैं ऑफिस में इन करता हूँ ना, तो पहले एम्प्लॉय मुझे वैल्यू नहीं देते थे मैं गुजर भी रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रात को जब मेरी रील देखता है ना, और जब मैं इन करता हूँ तो मेरी तरफ देखता है, और 1-2 लौंडे उठ के सेल्फी तक ले लेते हैं मेरे से। तो ये एक जोश हो गया, मेरे एम्प्लॉय एकदम पंप अप हो गए कि यार मेरे रील बनाने से अगर मेरे 1200 एम्प्लॉय का मोटिवेशन बन रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तब उनको समझ आएगा जब वो एक आध वीडियोस बनाएंगे। करेक्ट। तो शुरुआत तो उनको करनी पड़ेगी। बिजनेस ओनर्स को अगर हम बोले कि आप आकर के यूट्यूब पे आओ, वीडियो क्रिएट करो, तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है और कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए? सर उन्होंने अपने जीवन में पहले डिफ़िकल्टीज देख ली है। हाँ, उनके पास डिफ़िकल्टीज नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ। अगर आप बिजनेस ओनर की बात करें, एक्सक्यूज़ है, उनके पास एक्सक्यूज़ है, उनको पता ही नहीं है कि जो मैं ये करूँगा इसका आउटकम कितना बड़ा आ सकता है। अभी आपने खुद ही बोला है कि अमन गुप्ता कहता है कि मेरा पर्सनल ब्रांड से बिजनेस इतना बड़ा बन चुका है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये उनको आउटकम ही समझ नहीं आता, और वो रियलिटी है ना कि
जब तक आप खुद अचीव नहीं कर लेते वो चीज़ समझ नहीं आती, ये भी एक रियलिटी है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लोगों को बनाना पड़ेगा वीडियोस। तो मैं यही कहूँगा जितने भी बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं, सर मेरे को 8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मैंने अपने आंखों के सामने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को पर्सनल ब्रांड के थ्रू कन्वर्ट करते देखा है, और वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर यूट्यूब की जर्नी कब से स्टार्ट हुई और वो क्या ट्रिगरिंग फैक्टर था कि आपने यूट्यूब पे क्रिएट करना चालू किया ये वीडियो? यूट्यूब की जर्नी यार बड़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग रही। मतलब लाइफ में ना, जब आप कोई भी काम 5-6 साल कर लेते हो, आप थोड़ा सा बोरिंग फील करते हो अपने लाइफ में। तो ट्यूशन पढ़ाना मेरा काम था। मैं लाइक सीए ड्रॉप आउट करी आईपीसीसी में मैंने, और मुझे लगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। रीज़न इज़ वाई, जो लोग सीए बन चुके थे वो भी मुझसे ही जाके ट्यूशन मांगते थे कि अमरीश जी को ट्यूशन हो तो बताना यार। तो मैंने कहा जब मेरे को ट्यूशन ही पढ़ाना है और यहाँ पे कोई डिग्री मांगता नहीं है तो फिर फुल टाइम इसी में करते हैं। तो मैं 10-10 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, अपने आप को बहुत सहनसा समझता था, देखो आज मैंने 10 घंटे पढ़ाया है। तो 6-7 साल 8 साल होने के बाद मुझे लगा यार मैं थोड़ा फेडअप हो चुका हूँ इस लाइन में। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट, मतलब मैं लाइक फिगर आउट कर रहा था कि आखिर करना क्या है इसमें। तो वन आवर स्टूडेंट हु टोल्ड कि सर आप ये जो पढ़ा रहे हो इसे आप यूट्यूब पे पढ़ाओ यार। मैंने कहा ये कैसे होता है? फिर रात को आया तो पढ़ाना तो नहीं, कुछ और सर्च करने लग गया क्या क्या चल रहा है। फिर देखा यार कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी मीटअप कर रहे थे, एक बार हमने देखा वीडियोस। तो मैंने बोला यार मतलब समटाइम, आज तक मैंने उससे पहले सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए सेल्फी लेते हुए देखा है, पहली बार एक आम इंसान के लिए किसी को सेल्फी लेते हुए देखा। तो मेरे को लगा यार ये हिट कर गया चीज़ें। तो फिर मैंने जब आके यहाँ पे पढ़ाना अकाउंट शुरू किया तो लोग थे ही नहीं उस टाइम। इनफैक्ट जब मैं आज भी हूँ तो देखता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत लेस हैं इंटरनेट पे। तो फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया, कभी कुछ व्लॉग बना दिए, एक आध वीडियोस, सॉरी मिस्ट्री वीडियोस बनाई। बट फाइनली मेरा करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो चलने लग गया। 2016 की बात है ये। तो नाम की बात आती थी, बहुत सारे नाम हमने रखे, बट वही स्टूडेंट ने नाम दिया कि सर क्यों ना आप टेक्निकल महात्मा बनते हो, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी थे, तो टेक्निकल महात्मा बन जाओ। तो मैंने कहा कुछ साउंड नहीं कर रहा, फिर महात्मा जी रेसिप्रोकल करा। तो महात्मा जी टेक्निकल, तो वो नाम भी वहीं से आया और वो चैनल बनाया। तो ये है जर्नी, वहाँ से 16 से शुरू करी धीरे धीरे, एंड इट्स हैपनिंग, चीज़ आगे बढ़ती है। तो सर आपको बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी शॉर्ट में आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बता सकते हो? मेरी जर्नी यार, मैं बिहार में समस्तीपुर जिला, एक उसमें गांव है बथुआ बुजुर्ग करके, बॉर्न वहीं पे हुआ, 7th क्लास तक वहीं पढ़ाई करी। फिर 3 साल 7th पढ़ाई करी, 7th क्लास मैंने 3 साल पढ़ाई करी। तो उसके बाद सिस्टर की शादी हुई, दिल्ली आ गया मैं वहाँ पे, और दिल्ली में फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन्स लिए पापा ने, क्योंकि इंग्लिश हमारी बहुत वीक होती थी। तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ, बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, कई बार मैंने शेयर करी हुई है, बट ये कुछ इस तरीके से जर्नी चली। और बीच में एक बहुत झटका लगा जब मैं 11th क्लास में था, मेरी मॉम का देहांत हुआ उस टाइम। और सडनली लाइफ में पहली बार ऐसा कोई क्लोज वन चला जाता है आपको, जब आप होश में होते हो तो समझ नहीं आता कि लाइफ में हुआ क्या। बहुत कहता ना, एक ब्रेक सा लग गया मेरे जीवन में। मैं बहुत चंचल स्वभाव का बच्चा था। तो उस टाइम फादर ने, सब ने इस बात चली कि भाई फादर को शादी कर लेनी चाहिए। तो सब ने कहा नहीं हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो एट द एज ऑफ 17 आई गॉट मैरिड। और लकीली शायद वो सब की फैक्टर्स की वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। लोग 17 साल की उम्र में ढूंढ नहीं पाते कि मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है कौन, और आपने तो शादी भी कर ली। बट कहते हैं ना कि यार सामने वाला अगर आपको सही संभाल रहा है, आप सही हो, तो चीज़ें कई बार ना हैपनिंग चीज़ अच्छी हो जाती है ना। हर बार दो लोगों का मिलना ख़राब ही नहीं होता किसी भी एज में। ऐसे होने को तो लोग परफेक्ट टाइम पे भी शादी करते हो या डिवोर्स हो जाता है। आजकल डेली हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखते हैं। करेक्ट। तो इट डजेंट मैटर। ये वैसे जो मैंने करी है, आई डोंट रिकमेंड कि कुछ मैंने बड़ा सा करा है, बट हाँ मुझे लगता है लाइफ में 25-26 इज अ गुड एज, सबको करना चाहिए शादी वादी जी। अमेजिंग सर। तभी का टाइम अलग था जब YouTube पे लोग चालू करते थे, अच्छा ग्रोथ मिलता था, लोग क्विकली आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है, YouTube की जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। तो क्या सच में ऐसा है कि आज मार्केट सैचुरेट हो गया है और अभी यूट्यूब पे आना सही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। वो अभी आपने एक रील देखी होगी ना कि हर एक से हेल्थ एडवाइस भी नहीं लेनी चाहिए। जैसे सेलिब्रिटी कोई भी ज्ञान दे देते हैं बैठ के, आपने कई रील्स देखी होंगी वायरल। तो वैसे ही सेम ऐसा ही है कि आप किसी से भी इंटरनेट की एडवाइस मत लीजिए, वो आपको गलत भी एडवाइस कर सकता है, क्योंकि उसका अपना नज़रिया है, पर्सपेक्टिव। मैं आपको इसके रियल वैल्यूज़ देता हूँ। आज के टाइम पे ग्रो करना बहुत आसान है। सबसे पहले जी, उस टाइम आपको लॉन्ग वीडियोज़ ही बनानी थी। दूसरी बात, रिसोर्सेज जीरो, मतलब ये माइक्स अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रोड माइक, वायरलेस माइक था ही नहीं। लोग जाते थे तो समझ ही नहीं आता था क्या मांगे। और दुकानदार के पास भी, ये यूट्यूबर नहीं है भैया हमारे पास नहीं है, फोटोग्राफर के लिए कुछ चाहिए नहीं, जाओ नहीं है, लाइक दिस। ना रिसोर्सेज था, ना लोगों को अवेयरनेस थी।
ना निशेष थे इतने सारे, तब बहुत डिफिकल्ट था। और आज सब कुछ है, आज ऑडियंस पम्प्ड अप है। पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखें, अगर आप अपने मोबाइल में जाके, तो आपका डेली का फोन का यूज केसेस 4, 4.5, 5 घंटे होगा। Correct. मेरा कुछ 7, 7.5 घंटे हो जाता कभी कभी। तो इनफैक्ट पहले इतना नहीं था। तो ऑडियंस पम्प्ड अप है, रिसोर्सेज आपके पास हैं, इतने सारे निशेस हैं, इतने वर्टिकल्स हैं, राइट। आपने इतनी सारी नॉलेज लेके आए हो आप यूट्यूब से, तो आज ग्रो करना आसान है। इनफैक्ट आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखें, मैं दिल्ली से आता हूँ सर, आप मुंबई से हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन तकरीबन 3-3.5 करोड़ है, मुंबई की भी अराउंड उतनी होगी, उतनी है, 3-3.5 करोड़ के करीब। सर ये सिटी एरिया, यहाँ पे आप और हम अवेयर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चले जाएं Tier 2, Tier 3 या फिर मास ऑडियंस है गाँव में, बिहार, यूपी में चले जाएं, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 23 करोड़। आप समझो 23 करोड़ पॉपुलेशन में अभी सिर्फ यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए गया है। हाँ। अभी तो एजुकेशन के लिए बाकी गया है। भी नहीं है। अभी तो लोगों को समझ आएगा कि भैया इंटरटेनमेंट के बाद क्या है, एजुकेशन। सेम फॉर्मेट है ना। जब पहली बार सिटी वालों ने यूट्यूब देखा, तो जब मैं आपको रियली स्टोरी बताता हूँ, मुझे याद है वो दिन जब मैं किसी को कहता था यार मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं हंसता था कि हाँ भाई गंदी गंदी वीडियो बनाते हो तुम लोग हैं है ना, क्योंकि कुछ ऐसा था लोगों के माइंड में। करेक्ट। टिकटॉक आया, लोगों के माइंड में वही आया। रील्स पहली बार आई, लोगों के दिमाग में वही आया। बट अब क्या है, रील्स में वैल्यूएबल, सर यू एज एग्जाम्पल, आप बिजनेस लेसन देते हैं लोगों को, इतने हजारों लोग, लाखों लोग सुन रहे हैं आपकी वीडियोस, कहाँ बना रहे हैं आप, रील के फॉर्मेट में। तो वैसे ही है, ये सिटी से अवेयरनेस जब धीरे धीरे जाएगी ना मास में, जहाँ एक्चुअल पीपल है, जहाँ भारत बसता है, वहाँ तो पहुँचा भी नहीं है, और वहाँ एक्चुअली नंबर्स हैं। वो नंबर जब एजुकेशन में आएगा तो ब्लास्ट होगा। और मैं अभी भी कह सकता हूँ इन लॉन्गर रन, ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन को बीट नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। सुपर सुपर। एक क्रिएटर का लाइफ स्पैन क्या होता है? मतलब वो टॉप पे जब ही रहता है तभी लोग उनको जान रहे हैं, उनके फैन फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन एक कभी ना कभी तो उनको डाउनफॉल देखना पड़ेगा। तो वो क्या स्पैन होता है, कितने टाइम में उनको सारी ये वेल्थ या जो भी उनके गोल्स है वो पूरे करने चाहिए? ये कोई पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं। कई बार जब आप टॉप पे चले जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ और नई नई आ जाती हैं। सिर्फ कंटेंट ही मेन नहीं रहता, आपको लोगों से मिलना है, आपको ब्रांड डील्स है, आपको स्पीच देने जाना है, आपको इन्विटेशन है, आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा। उन सब में आपका कंटेंट हैम्पर होता है, और फिर नया कोई बंदा जोश के साथ आगे कहता है, और वो जोश भी आपके अंदर नहीं रहता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो ना, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो। सिर्फ वीडियोस बनाने से काम मत करो, आप एक कम्युनिटी बिल्ड करो, आप वहाँ पे कोर्सेज बिल्ड करो, राइट। आप ब्रांड के साथ कनेक्शन बनाओ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, लोग क्या करते हैं, ब्रांड ने कॉल किया, हाँ भैया 1.5 लाख दे दो, बना देंगे आपके लिए वीडियो बनाई, ब्रांड कौन था, सुनील था, मुकेश था, हमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब रखो, वो मुकेश किसी दिन अगर बड़ी कंपनी में गया और दोस्ती हुई तो वो बहुत बड़ी डील ला के आपको दे सकता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत इम्पैक्टफुल है। तो आप अपने बिजनेस में जितना आप स्केल कर सको वो करते रहो साथ में, कि जब आपका डाउनफॉल आए ना तो आपको टेंशन ना हो। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे ना 2017 में व्यूज़ आते थे लाखों में, जो भी मिले बोले सर आप दूसरे संदीप महेश्वरी हैं, ये है वो है, और मैं स्कूटी से चल रहा हूँ जीवन में। लेकिन राइट नाउ मेरे व्यूज़ शायद 50,000 के होंगे पर वीडियोज़ पे, 30,000। पर मुझे लगता है कि मैं एक फाइनेंशियली फ्री इंसान हूँ अपने जीवन में, मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, मुझे शायद अब अपने बच्चों की भी टेंशन नहीं है। तो व्यूज़ मैटर नहीं करते, आपके स्टेप मैटर करते हैं कि आप अपने अच्छे दिनों में क्या स्टेप लिए। क्रिएटर कहते हैं सब जब मेरा 1 मिलियन हो जाएगा तब मैं लॉन्च करूँगा। मैंने कहा सर ऐसा कौन सा रूल है कि 1 मिलियन पे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, क्या ऐसा क्या है? तो ये सब चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ हर बंदे से एडवाइस मत लीजिए। फिटनेस की एडवाइस फिटनेस के एक्सपर्ट है उन्हीं से लीजिए, इन सेलिब्रिटी से नहीं लेना है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर की एडवाइस दे रहा है तो उसी बंदे से लीजिए जिसने 6-7 साल लोगों को ट्रेन किया है। हर एक से मत लीजिए एडवाइस। सो ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई कि खुद को भी अपग्रेड करो, और जो आप अपग्रेड कर रहे हो वो लोगों को भी सिखाओ, अगर आपको लगता है तो। हाँ, और आपकी एक और अच्छी चीज़ क्या मुझे समझी कि आपके पास 3-4 ऑप्शन थे। आपके पास फिनेंस भी था, आपने अभी जस्ट बताया एस्ट्रोलॉजी भी था। भले आपका एक्सपर्टीज़ एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, लेकिन देर आर सो मैनी क्रिएटर्स जो आज की तारीख में ये गलती करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि यार पैसा कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। आपने क्या सोचा कि मेरी एक्सपर्टीज़ किस में है? आप सीए कर रहे थे तो आपको फिनेंस पसंद आया, जबकि देर आर सो मैनी पीपल, आई डोंट वांट टू नेम क्रिएटर्स, बट जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है वो फील्ड में, लेकिन उसमें घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा बनता है। तो वो कहीं ना कहीं एक लेवल तक आपको पैशन वो ज़बरदस्ती आपका काम करवाएगा, बाद में कहीं ना कहीं आप वो क्विट करके छोड़ ही दोगे।
एब्सोल्युटली ग्रेट सर, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपसे मिल रही है आज के पॉडकास्ट में, एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे क्रिएटर्स इससे सीखने वाले हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। चंदन मिश्रा बेंचमार्क के फाउंडर हैं और 2 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने पर्सनल पीआर पे काम नहीं किया, बट लास्ट 3 महीने से जब उन्होंने पीआर पे काम किया, आज बहुत सारे गेस्ट उनसे मिलना चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस अपना पीआर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। तो आपको करना पड़ेगा इन तरीके से अपना पीआर, क्योंकि एक मोनोपोली ऑडियंस बनानी पड़ेगी। हर कोई ऑडियंस बनाने में लगा हुआ है। करेक्ट, ये मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ जी। मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 10 साल से हम यहाँ पर मुंबई में और अदर सिटीज़ में हम ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर एज अ मार्केटिंग एक्टिविटी हम कुछ कुछ कॉलेज में जा कर के लास्ट ईयर तक स्पॉन्सर करते थे कि आप इतना रुपया लो और हमें कॉलेज के अंदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करने दो। अभी रिसेंट का एक एग्जांपल है, 2 महीने पहले ही मुझे एक कॉलेज से इनवाइट आया जिसको गए साल तक हम पैसा देकर स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, जस्ट बिकॉज अभी 1 साल में मेरा पर्सनल ब्रांड इतना अच्छा हो गया, वो लोग सामने से बुला रहे हैं और पूरी कॉलेज के सारे स्टूडेंट लाइन से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ताली बजाते हुए खड़े हैं। मतलब फ्री में कितना पीआर हो जाता है हमारा। जिन लोगों के पास आपको जाने के लिए खर्चा का होता था, वही लोग आपके पास फ्री में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज वैल्यू, मतलब वो फीलिंग कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मुझे सीरियसली, मतलब आज मैं आपसे और हमसे और जो लोग देख रहे हैं जो क्रिएटर नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से पूछता हूँ कैसा चल रहा है धंधा, तो बोलते हैं अरे सर क्या बताऊँ, परेशान, वही परेशान मरीज, हर मरीज परेशान है। मैं भी घर से आता हूँ पूजा पाठ करके, दिन भर वही काम। लॉयर से पूछो क्या बताऊँ सर, दिन भर डिवोर्स के केसेस देख रहा हूँ, है ना। जिससे भी आप मिल लो, हर कोई अपने प्रोफेशन से परेशान है। एक भी आज तक अपने जीवन के करियर में, मैं ऑलमोस्ट 1000+ कंटेंट क्रिएटर जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, 3-4 साल निकाल चुके हैं, मैं मिल चुका हूँ ऑलमोस्ट 1 to 1, किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं परेशान हूँ। हर कोई कहता है मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ आ गया। तो सर इससे बेटर चीज़ और क्या होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आपसे आज सीखने मिली है। आज हमारे पास टाइम कम है, आपका फ्लाइट है इसके लिए, लेकिन वी प्रॉमिस यू कि अगली बार सर वापस आप प्लीज़ आइएगा यहाँ पर। श्योर सर। और हम बहुत सारी चीज़ें अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मुझे सर को पूछनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। वी आर श्योर यू कि अगले पॉडकास्ट में हम वो क्वेश्चंस को हम 100% एड्रेस करेंगे। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बैठ के लगा कि यार ये टाइम कब निकल गया। और सीरियसली मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने फ़्लाइट और लेट क्यों नहीं करी। हम और भी बात कर सकते थे। और आपका जो विज़न है और जो आपने इतनी कुछ अचीवमेंट्स करी हैं, आई लव योर इंस्टीट्यूट्स। मतलब मैं देख रहा था बच्चे बहुत एक्साइटेड थे बाहर, मैंने खुद से फ़ोटो ली वहाँ पे। मतलब वो एक एनर्जी आ रही थी कि यार बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है सर जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और उनका एक विज़न बड़ा है। आप इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए सैल्यूट है आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच।